नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अनुवाद प्रक्रिया। अनुवाद क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है या अनुवाद का महत्व क्या है, इससे जुड़े हुए कुछ विषयों पर मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि अनुवाद की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अनुवाद प्रक्रिया की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कदम उठाया जाता है इस प्रक्रिया में, वो है मूल कृति का पाठ विश्लेषण। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये प्रश्न आपके आता है तो सबसे पहले आप ये बताएं कि अनुवाद क्या है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया का विश्लेषण आप करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये 3 ही पॉइंट बताएंगे यहाँ पर कि मूल कृति का पाठ का विश्लेषण, या दूसरा जो भाषांतरण है, और तीसरा जो पुनर्रचना, तो आपका जो प्रश्न है वो विस्तार से बड़ा नहीं हो पाएगा। यानी ये प्रश्न आपके जितने नंबर का पूछा गया है उसके अनुसार नहीं बन पाएगा। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि जो पूछा गया है आप उसका परिचय दें। तो जो भूमिका बनाएंगे उसमें आप ये बताएंगे कि अनुवाद क्या है, या अनुवाद की व्युत्पत्ति मूलक जो इसका अर्थ है वो क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में आप थोड़ा सा 2-3 लाइनों में आप बताएंगे। और उसके बाद आप इसकी प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर करेंगे। और इस दौरान हम जो पहला पॉइंट बनाएंगे वो है मूल कृति का पाठ विश्लेषण। देखिए, मूल कृति कौन सी? जो स्रोत भाषा में लिखी गई है। स्रोत भाषा ये मूल कृति है। स्रोत भाषा में मान लीजिए हमारे पास जो मूल कृति है वो अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में हमारे पास कोई नाटक मान सकते हो, कोई नॉवल मान सकते हो, या कोई कविता मान सकते हो। स्रोत भाषा हमारी क्या है? अंग्रेजी है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारे पास जो अंग्रेजी में पुस्तक है उसका विश्लेषण करेंगे। यानी उस पाठ का पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे किया जाता है? ऐसा नहीं होता ना कि ज्यों का त्यों, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में कोई कविता है, उसको हमें हिंदी में लिखेंगे, तो अगर हम उसको हिंदी में लिखेंगे तो कोई उसका अर्थ नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि उसमें जो शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, जो पंक्तियाँ हैं, या जो भी विषय लेकर कुछ उसमें लिखा गया है, उसका मूल जो भाव है वो खंडित ना हो। और यहाँ पर मूल भाव को हमें समझना है। उन शब्दों को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, भाषा का रूपांतरण कर सकते हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी है? मूल पाठ का या मूल पुस्तक का, जो हमारे पास अंग्रेजी भाषा में है, आप किसी भी भाषा की मान सकते हो, उसका बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करना। यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाव क्या है, जो सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य है इसके पीछे वो क्या लिए गए हैं। तो इस रचना की इस कृति की जो रचना की गई है उसके लिए मुख्य उद्देश्य क्या लिए गए हैं। तो गहराई से उस पाठ का हम विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? पाठ का विश्लेषण होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पाठ का विश्लेषण। विश्लेषण लिख लेते हैं हम यहाँ पर, विश्लेषण। अब जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं? ये पाठ है, हमारे पास कोई पुस्तक है, जैसे यहाँ अंग्रेजी की है, उसको हम पढ़ रहे हैं किसके तौर पर? पाठक के तौर पर। यानी हम एक पाठक के रूप में हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास जो मूल कृति अंग्रेजी में है उसका हम एक पाठक के तौर पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरा जो हमारा इसमें कदम होगा वो क्या होगा? भाषांतरण। यानी जो मूल कृति है उसका लक्ष्य भाषा में भाषांतरण। हमें कहाँ जाना है? स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक हमें पहुँचना है। लक्ष्य भाषा तक हमें जाना है, इसी प्रक्रिया को हमें जानना है। अंग्रेजी में हमारे पास मूल रचना है, लक्ष्य भाषा हमारे पास हम दूसरी मान लेते हैं हिंदी है, यानी हमें हिंदी में उसका परिवर्तन करना है। तो दूसरा जो हमारा कदम होगा वो क्या होगा? अंतरण या भाषांतरण। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? भाषांतरण कहलाती है। यहाँ पर हमने अंग्रेजी भाषा में ही इसका विश्लेषण किया। दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, या दूसरे हमारी जो प्रक्रिया होगी, उसमें हम यहाँ पर किसके रूप में करेंगे? यहाँ पाठक के रूप में थे और यहाँ पर द्विभाषीय के रूप में, यानी दोनों भाषीय के रूप में। यानी यहाँ पर हमारा जो कार्य है, या जो वो व्यक्ति विशेष है जो इसको पढ़ रहा है मूल पाठ को, वो द्विभाषीय के तौर पर यहाँ कार्य करेगा।
अर्थात अंग्रेजी से उसका हिंदी में अंतरण कैसे हो, परिवर्तन कैसे हो, किस प्रकार से मूल उद्देश्य को खंडित भी किए बिना कौन से भाषा के शब्दों का चयन करें, यानी हिंदी में कौन सा शब्द अंग्रेजी के किसी दूसरे शब्द के लिए उपयुक्त रहेगा। मान लीजिए इसमें अंग्रेजी की पाठ में कोई मुहावरा दिया है, तो हिंदी में उसके लिए कौन सा विशेष तौर पर प्रयोग किया जाएगा, या जिस विषय से संबंधित शब्दावली अंग्रेजी में प्रयोग की गई है, हिंदी में उसके लिए किस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाएगा, वो प्रक्रिया कहाँ चलेगी, भाषांतरण में चलेगी। अब इसके बाद जो तीसरी जो प्रक्रिया है, लक्ष्य भाषा में पुनर्रचना। लक्ष्य भाषा हमारे पास क्या है, हिंदी है, तो तीसरी प्रक्रिया हमारे पास क्या होगी, वो क्या होगी, पुनर्रचना। पुनर्रचना। अब जो ये पुनर्रचना की जा रही है, ये किसके रूप में की जा रही है, एक लेखक के रूप में, क्योंकि लिखने का काम कौन करेगा, लेखक ही तो करेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे पास एक ही है, उसने पहले तो पाठक के रूप में इसको पढ़ा, फिर द्विभाषीय के तौर पर दोनों भाषाओं के शब्दों का समायोजन किया, समन्वय किया, तालमेल बिठाने का प्रयास किया, उद्देश्य खंडित किए बिना किस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाएगा, किस प्रकार की भाषावली प्रयोग की जाएगी, वो सारा कार्य इस स्टेप में, इस प्रक्रिया में पूरा हुआ। और तीसरी जो प्रक्रिया हमारे पास है, लक्ष्य भाषा, यानी हिंदी में दोबारा से इसको लिखना। पुनर्रचना का तात्पर्य क्या है, दोबारा से इसको लिखना, और लिखने का काम कौन करता है, लेखक के रूप में। तो जो यहाँ पाठक था, उसने यहाँ पर द्विभाषीय का कार्य किया, और द्विभाषीय से उसके बाद उसका अंतिम जो कार्य था, या अंतिम जो प्रक्रिया है, वो लेखक के रूप में उसने पुनर्रचना की। जो हमारे पास अंग्रेजी की मूल रचना थी, उसको लक्ष्य भाषा में इसी प्रकार से परिवर्तन किया, या उसका बदलाव किया, या उसका अनुवाद किया। तो ये 3 कदम उठाने होते हैं जब अनुवाद की प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले तो मूल पाठ या कृति का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद मूल कृति का लक्ष्य भाषा में भाषांतरण या अंतरण किया जाता है। तीसरा जो है, लक्ष्य भाषा में उसकी दोबारा से रचना की जाती है, पुनर्रचना, यानी दोबारा से रचना की जाती है। तो इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अनुवाद प्रक्रिया में विशेष रूप से हमें जो ध्यान में रखना होता है, वो ये बात ध्यान में रखी जाती है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो रचना की गई है, क्योंकि कोई भी रचना किसी बिना उद्देश्य की नहीं की जाती, प्रत्येक रचना के पीछे कोई सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसका कोई मूल उद्देश्य होता है, मूल भाव होता है। उनको खंडित किए बिना अनुवाद प्रक्रिया को इस प्रकार से करना चाहिए कि वो यथास्थिति बनी रहे। जो मूल उद्देश्य या जो मूल विषय लेकर रचना की गई है, उस मूल विषय में किसी प्रकार का खंडन ना आए, किसी प्रकार का उसमें जो बाधा है वो नहीं आनी चाहिए, उद्देश्य को पूर्ण करे। अनुवाद में इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोनों भाषाओं का समायोजन होना चाहिए, जिससे कि दोनों जो स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा पर प्रभाव है वो सहजता से हो। अगर ये प्रभाव आसानी से रहेगा, या इस प्रभाव को अगर हम देखें उद्देश्य से पूर्ण होगा, तभी हम उसका परिवर्तन कर पाएंगे। तो हमें विशेष तौर पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अनुवाद प्रक्रिया इतनी ज़्यादा सरल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जब हम करें तो वहाँ पर अर्थ में परिवर्तन ना हो, भावों में परिवर्तन ना हो, इसके साथ साथ मूल उद्देश्य किसी प्रकार से खंडित ना हो। जब भी अनुवाद प्रक्रिया की जाती है तो उसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि भाषा तो सुंदर हो ही, सुस्पष्ट भी हो, सहज भाषा हो, और पाठक के बौद्धिक स्तर के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमने जो अनुवाद किया है वो पाठक आसानी से पढ़ पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनुवाद प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।